अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट रीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एक मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल चल रही है वहाँ पर किसी हद तक हम मस्बत सोच रख सकते हैं, लेकिन जो इमोशनली लोग, एक तो हम उस डिज़ास्टर से दो चार हैं, सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं, फिर जो लोग इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जो जितने उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो चुके हैं, जितनी वो तकलीफ़ और अजियत में है, वो एक अलग डिज़ास्टर है। एक तो सैलाबी सूरत हाल से हम दो चार हैं, दूसरा ये कि जिन लोगों के प्यारे, जिन लोगों के भाई बहन माँ बाप इस डिज़ास्टर की वजह से उनसे दूर चले गए, जिन लोगों के घर उनसे छिन गए, जो लोग कैंप्स में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, तो एक तो वो ऑब्वियस सी बात है उस डिज़ास्टर की वजह से जो उन्हें बीमारियां और बाकी सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो एक तरफ है, लेकिन जो इमोशनली उस तकलीफ़ में है वो एक दूसरी चीज़ है। इस वक्त जो है पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो पूरा मुल्क इस कुदरती आफत से दो चार है, लेकिन अगर हम खसूसी तौर पे बात करें जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब में आइंदा आने वाले 72 घंटे शदीद क्रिटिकल हैं। वो इस तरह से कि इस वक्त दरियाए सतलुज की अगर हम बात कर लें, दरियाए चनाब की बात कर लें और दरियाए रावी की बात कर लें, तो ये तीनों जो है इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है। यहाँ पे पानी का जो फ़्लो है वो बहुत तेज़ है। अगर दरियाए सतलुज की बात करूँ तो दरियाए सतलुज की जो बिल्ट इन कैपेसिटी है वो 2,50,000 क्यूसिक पानी को अपने अंदर रखने की है, लेकिन इस वक्त दरियाए सतलुज में 3,20,000 क्यूसेक का पानी, क्यूसेक जो रेला है वो इस वक्त बह रहा है। तो आप देखें कितनी संगीन सूरत हाल है दरियाए सतलुज में। अब दरियाए सतलुज में जितना कैपेसिटी से ऑब्वियसली 70,000 क्यूसेक ज़्यादा पानी बह रहा है ऑलमोस्ट, तो इससे बहावलपुर, विहाड़ी, बहावल नगर ये शहर मुतासर होने का शदीद ख़तरा है। यानी जहाँ पहले कहा जा रहा था कि जी जो देहात हैं, कस्बे हैं, पानी का रुख उनकी तरफ होगा तो वो मुतासिर होंगे, शहरों को तो किसी हद तक बचा लिया जाएगा, लेकिन अभी इस वक्त जो पानी की सूरत हाल दरियाए सतलुज में है उसकी वजह से बहावल नगर, बहावलपुर और बिहाड़ी को शदीद ख़तरे का सामना है। इसके अलावा अगर मैं बात करती चलूँ हेड तरीमू के मकाम पर, तो हेड तरीमू की जो डिज़ाइंड कैपेसिटी है पानी को एब्जॉर्ब करने की, पानी को अपने अंदर समाने की, वो है 8,75,000 क्यूसिक। यानी अभी इस वक्त जो हेड तरीमू के मुकाम पर एक नया रेला आया है वो 5,44,000 क्यूसिक का आया है, जो कि आके दरियाए चनाब में मिलेगा, जिसकी वजह से पानी का बहाव जो है मज़ीद तेज़ हो जाएगा। अब अगर दरियाए रावी की बात करूँ तो 1,39,000 क्यूसिक का जो रेला है वहाँ से बहता हुआ आ रहा है, जबकि उसकी बिल्ट इन कैपेसिटी 1,23,000 की है। यानी रावी और सतलुज में अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी बह रहा है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे शहरों को कितना ज़्यादा ख़तरा है इससे, और शहरी आबादी को भी इससे ज़्यादा ख़तरा है। पहले तो हम शहरी जो थे वो इनडायरेक्टली इस चीज़ से मुतासर हो रहे थे। यानी आप देखें जो हमारे यहाँ सब्ज़ियों, फलों की, दूध की सप्लाई थी वो उन इलाकों से आ रही थी जो इलाके इस वक्त सैलाब से दो चार हैं, सैलाब से मुतासरा इलाके हैं। यानी वो लोग अपने मवेशियों को लेकर जो है वो मुंतकिल हो चुके हैं कैंप्स में। लेकिन अब इस वक्त आइंदा आने वाले 72 घंटे जो हैं वो इन तमाम शहरों के लिए इंतहाई क्रिटिकल वो आप कह लें कि सिचुएशन में हैं। तो जी हम दुआ गो भी हैं कि हमारे इस वतन अज़ीज़ की अल्लाह हिफाजत भी करे, और इसी के साथ साथ अपने जो एक मेन मेरा पैगाम है आप लोगों के लिए कि अपने प्यारों के लिए अपने दरवाज़े खुले रखें। कोशिश करें कि अगर किसी भी मुतासरा जगह पर, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, किसी भी गांव में आपके जानने वाले लोग रहते हैं तो उनके लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दें, उन्हें खुद कॉल्स करें और उन्हें बुलाएं कि जी आप हमारे घर आएँ। इसी के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, आपको मज़ीद डिटेल्स भी बताएंगे। तारुफ़ करवाती चलूँ, हमारे आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद ख़ान, रिपोर्टर रूही टीवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अहमद आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इसी के साथ साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली शाह साहब जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। आज हमें इनको बुलाने का मकसद भी मैं आपको बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। अच्छा जी, आज आलमी तौर पर जो है वो लिटरेसी डे भी मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज हमने इन्हें थोड़ी सी तकलीफ़ दी है कि जी हमें आज आपके वक्त की ज़रूरत है,
और आज हम इनसे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस भी करने वाले हैं कि लिटरेसी रेट इस वक्त पाकिस्तान में क्या है, लिटरेसी की इम्पॉर्टेंस क्या है, अगर आम ज़बान में इसको बोला जाए तो ख़वानगी इसको बोलते हैं। तो जी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमें पता है कि आप सबको हमें देनी है करंट और लेटेस्ट अपडेट्स। तो मुझे बताइएगा अहमद, चूँकि आपकी बीट भी क्राइम है और आप उसको डील करते हैं, तो इस वक्त जो मुल्क में अगर देखा जाए सोशल मीडिया पर भी ये खबर जो है वो बड़ी वायरल हुई हकीम शहजाद को लेकर। तो मुझे बताइएगा कि हकीम शहजाद को सीसीडी ने क्यों गिरफ्तार किया, वजह क्या बनी? देखें, हकीम शहजाद ना कुछ अपने से बाहर हो गया। वो ये समझ रहा था कि मैं ही पाकिस्तान का करता धरता हूँ, तो मैं जो कुछ सोशल मीडिया पे बोलता रहूँगा और जो है मेरी सब कुछ चलती रहेगी। तो उसको ये नहीं पता था कि यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद हैं। पहले भी आपको शायद एक बार याद हो को इसने जब एक बार जो है ऐसी हरकत की जिस पर इसको FIA साइबर क्राइम ने उठाया था जो कि अब वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन गई। तब भी इसने माफिया हाथ जोड़ के तो इसने माफीनामा लिया वहाँ से। अब इसकी एक ऑडियो लीक हुई जो कि मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर चल रही थी कि इसकी सलामी के हवाले से। इसने एक मैसेज किया तमाम दोस्तों को अपने के जो मेरी शादी पे आएगा वो 10,000 की जो सलामी है वो देगा, नहीं देगा तो बस वो ना आए। और साथ में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि वो वायरल होते गए। जब वो मुख्तलिफ कंप्लेंट्स जो हैं वो भी CCD के पास पहुंची, तो CCD ने किया कि ये तो अवाम को ही जो है वो गुमराह कर रहा है या इस तरह से बातें कर रहा है, नाजेबा अल्फाज, जाहिर सी बात है दिल आज़ारी होती है लोगों की। थी वो ये थी कि नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, नाजेबा अल्फाज का इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिस पर शहरियों की जानिब से कंप्लेंट्स गई कि ये देखो कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये इस्लामी मुल्क में रह रहा है, ये किसी और मुल्क में रह रहा है। तो चले उसके बाद तो जब कंप्लेन गई तो CCD ने ह्यूमन और इंटेलिजेंस बेस पर जो है वो एक टीम तश्कील दी। तो टीम तश्कील देने के बाद जिस दिन जो है इसका वलीमा था, तो सुबह सवेरे ही 5 से 6 बजे के दरमियान जो है वो इसको घर से शुजाबाद के इलाके से सर्कल शुजाबाद की टीम ने इसको हिरासत में लिया, घर से ही गिरफ्तार किया। तो जब इसको गिरफ्तार किया तो इसने कहा मेरा कसूर क्या है। इसने कहा तो चल तुझे बताते हैं तेरा कसूर क्या है। तो फिर इसने जब वहाँ इसको ले गए, इंटरोगेशन की, इसको इसकी चीज़ें दिखाई कि आपने ये नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो फिर इसने कहा जी एक बार फिर मुझे माफ़ी दे दो, तो आइंदा नहीं होगा। तो अब हर बार तो माफ़ी मिलने से रही, तो अब दूसरी बार तो इसको माफ़ी मिल चुकी है। अब जब इसको छोड़ा गया तो इसने एक बात ये की कि इसने कहा मैं जो शादी कर रहा हूँ वो एक मकसद के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तेरा कौन सा मकसद है भाई, तू बता। इसने कहा कि मेरा ये मकसद है कि मैं ये जो सलामी जमा होगी तो वो मैं सलावज़दगान में दूंगा। एक ये बात थी, और दूसरी बात ये थी कि इसको जो एक तो मुल्क जो है वो सैलाब की तरफ मुतासरीन बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत दुखी हैं, जैसे आपने अभी स्टार्ट में बताया। तो दूसरी जानिब ये जो है वो घरों में अयाशियाँ कर रहा है, इस तरह के डांस प्रोग्राम कर रहा है। जी ये एक और वीडियो भी इनकी देखी जो बड़ी वायरल थी, जिसके ऊपर CCD ने बड़ा एक्शन लिया। वो जो इनकी मेहंदी थी आई गेस, वहाँ पर इन्होंने बड़ी एक फहाशा किस्म की वीडियोस लीक हुई। बिल्कुल ऐसे है। तो वहाँ पर डांस पार्टीज चल रही थी, तो आई थिंक उस हवाले से भी CCD ने एक्शन लिया। बहुत ज़्यादा अवाम में जो है वो गुस्सा पाया गया कि जब उन्होंने देखा है एक तरफ जो है वो हम जलील ख्वार हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो है वो इस तरह से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ फहाशी वीडियोस अपलोड कर रहा है, ये इस तरह से कर रहा है। फिर इसने CCD को कहा जी मुझे माफ़ी दे दो, मैं जो है वो तमाम जो रकम इकट्ठी होगी वो भी सलावज़दगान को दूंगा। अब हमने भी बड़े गौर से देखा जी इसको कितनी सलामी इकट्ठी हो रही है, ये क्या हो गया। अब मैंने जितना ऑब्जर्व किया ना, ज़्यादातर जो है वो दानिया शाह को सलामी मिली है। लेकिन वो कहते हैं ना कि शादी के बाद तो जो मियाँ का है वो बीबी का है, जो बीबी का है वो मियाँ का है। नहीं, ऐसे भी नहीं होता। इसमें ना दानिया शाह का अलग रोल है और इसका अलग रोल है। हाँ, दोनों के अपने अपने डिफरेंट अकाउंट्स हैं और पब्लिक फिगर्स हैं दोनों। बिल्कुल ऐसे ही है। दानिया शाह को जो है वो गिफ्ट भी ज़्यादा मिले हैं और सलामी भी है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा मिली है बजाय इसकी निस्बत, जो कि हकीम साहब। बस इनको सिर्फ ना हिकमत के लिए रखा हुआ है उन्होंने, सिर्फ इसके ना लोग सिर्फ इसकी बातों के मज़े लेते हैं, बाकी इसके इतना ज़्यादा वो नहीं है। फिर भी इसने ना सोशल मीडिया पे आके जब इसने माफ़ी मांगी तो फिर इसको माफ़ीनामा मिला, फिर जाके जनाब ने वलीमा किया। अच्छा, तो देखिए मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं,
आप देखें इंटरनेशनली, आप सोशल मीडिया को देखें तो बड़ा अच्छे से उसका इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनली आप देखें लोग वहाँ से अर्निंग भी बड़े अच्छे से कर रहे हैं और बड़ा एक यूज़फुल उनका पर्पस होता है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों ने, आवाम ने सोशल मीडिया को मजाक समझ लिया है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो एक टीचिंग है, वो भी आपको कोई ना कोई सबक दे रही होती है, आपको रोज़गार भी फराहम कर रही है, आपको तमाम तर वसाइल वो दे रही है कि आप पहले कुछ चले जाए 15-20 साल पहले कहीं चले जाएं तो आपको इस तरह का माहौल नहीं मिलता होगा जो कि आज का है। तो इसका दो रास्ते हैं, एक तो गलत इस्तेमाल है, एक पॉजिटिव है। अगर आप गलत पे चलते हैं जैसे कि ये हकीम शहजाद हो गया, दूसरे टिकटॉकर या इस तरह से सोशल मीडिया लेकिन पर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारे टिकटॉकर्स ऐसे भी हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, अपना ही पॉजिटिव इमेज देना है ना हमने पाकिस्तान का। अगर हम पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज ही नहीं देंगे तो अगर इस तरह से फहाशी वीडियोस या इस तरह से नाजेबा अल्फाज की वीडियोस अभी हम जब शो स्टार्ट होने से पहले हम डिस्कशन भी कर रहे थे तो आपने मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से भी आगाह किया कि टिकटॉक को जो है वो बैन किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जो है वो इसको टिकटॉक के हवाले से कुछ इस पे अमल इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। अभी लाइव के हवाले से टिकटॉक एप्लीकेशन को बैन किया जाएगा या फिर टिकटॉक लाइव को बैन किया जाएगा? अभी तो है वो टिकटॉक लाइव के हवाले से जो है वो अफवाहें चल रही हैं। तो मजीद जो है वो इस पे ज़्यादा पाबंदी के हवाले से ना अभी उन्होंने करना है। अच्छा, तो अच्छा मुझे लगता है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने की बजाय आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के कोई पॉलिसीज़ रख दें, कोई एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, ना कि आप एक प्लेटफॉर्म को ही बैन कर दें या फिर आप उस प्लेटफॉर्म की स्पेसिफिक चीज़ों को बैन कर दें। आपने बहुत अच्छी बात की है, इसमें तमाम तरह पॉलिसीज़ हैं। तो अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर भी ये पॉलिसीज़ हैं। अब उन पॉलिसियों को जो वायलेशन करता है उसकी तो उसके फिर हमारे इदारे जो हैं वो देख रहे बैठे हैं, क्योंकि अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो खसूसी तौर पर, अब हम अक्सर टिकटॉक पे देख रहे होते हैं, अगर किसी की कोई भी जो है वो तस्वीर या कोई वीडियो या कोई अल्फाज कोई किसी को दे रहा होता है तो हमारे पास इदारे मौजूद हैं उस पर एक्शन लेने के लिए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का काम ही यही है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी आपको या हरासा कर रहा है या कुछ भी इस तरह से कर रहा है तो आप उनको कंप्लेन करें तो उस पर फौरी तौर पर एक्शन भी लिया जाता है। अच्छा जी, इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आएंगे फिर, तो आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा अमर, मुझे बताइएगा कि हकीम शहजाद को किन शराइत पर छोड़ा गया, सीसीडी ने किन शराइत पर छोड़ा है? देखिए दो जो हैं वो मेजर शराइत हैं। एक तो पहली शराइत ये है कि वो आज के बाद सोशल मीडिया के ऊपर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगा, ना ही कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करेगा। जो दूसरी जो है वो शराइत थी वो ये थी कि जो हकीम साहब ने खुद कही कि मैं जो है तमाम तर सलामी जो है वो सलाब जदगान में लगाऊंगा। अच्छा, ठीक है, और तमाम तर शादी पे होने वाले अखराजात भी उन्होंने ये कहा था कि मैं जो है वो इस पे लगाऊंगा सलाब जदगान पर। लेकिन अब देखना ये है कि टोटल कितनी सलामी इकट्ठी हुई है, 3 लाख हुई है या 2 लाख, क्योंकि सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि 3-3 लाख जो है वो इस तरह के गिफ्ट जो हैं वो ज़्यादा मिले हैं। मैं ये समझता हूँ कि दानिया शाह को जो है वो ज़्यादा सलामी मिली है बजाय तो इसके। फिर जिन शराइत पर छोड़ा गया था वो शराइत पूरी हुई हैं या नहीं? देखें अभी तो वो मुझे लगता है कि सलामी शायद बहुत ज़्यादा है जिसको गिनने में टाइम लग रहा है। अभी तक जो है वो सामने जो है वो नहीं आई, ना ही हकीम साहब ने कोई ऐसा कोई वीडियो पैगाम भेजा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बताएंगे तो सही कि मैं एक उनको दिखावे का ना बहुत शौक है, बहुत दिखावे का शौक है। जब वो दिखावा दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो आवाम को भी पता चलेगा कि कितनी इकट्ठी हुई है या कितनी तकसीम कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा मोहम्मद अली शाह साहब, आप हमें बताइएगा, चूँकि आपके साथ हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, लिटरेसी डे मनाया जा रहा है इंटरनेशनली पूरी दुनिया में। तो मुझे बताएं कि इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, क्यों मनाया जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिटरेसी जो है जैसे अपने नाम से ही थोड़ा सा इसमें हमें एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि लाइट रेट, तो जो रोशनी है उससे मैं इसको तशबीह दूंगा लिटरेसी को। तो ये हमारी जो है आज 21st सेंचुरी में अब हम ऑलमोस्ट जो है 1/4 हम गुजर चुके हैं।
तो ये दुनिया का जो है ग्लोबल एज में इस वक्त बहुत मॉडर्न एरिया है, और ख़ासकर इंफॉर्मेशन का और नॉलेज का इस तरह एक्सप्लोड हो चुका है नॉलेज। तो यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन की एक सब्सिडरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च पे काम करती है, तो वो हर साल 8 सितंबर को ना एक वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, और टाइम टू टाइम उसके अंदर डेवलपमेंट होती है कि मैनिफेस्टेशन क्या होगी इस साल, मैनिफेस्टेशन यूनेस्को की क्या होगी, लास्ट ईयर क्या थी, उससे पहले क्या थी। तो सिंस 1996 तो ये इसमें डिजिटल एज के ऊपर इन लोगों ने डिजिटल लिटरेसी के ऊपर काम शुरू किया। तो ये ओवरऑल जो है यूनेस्को का जो ये पोर्टफोलियो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाने का, ये 1966 से है, फिर 1996 से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आए। ठीक है। तो अभी जो 2025 का भी जो थीम है वो प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी है। ठीक है। तो अभी जैसे हम ये बातें कर रहे थे कुछ सोशल मीडिया की और कुछ यूजेस की और अब्यूजेस की, तो ये तमाम चीज़ें लिटरेसी के जो है उसके प्रीव्यू में आती हैं। इनको लिटरेसी की टर्म ही ऐसी है जो इसको इनकम पास कर सकती है, जो इसको डिस्कस कर सकती है। तो जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एथिक्स क्या हैं, एटिकेट्स क्या हैं, तो लिटरेसी की सिंपल आम डेफिनेशन तो यह है लिखना पढ़ना जानना समझना। तो अब मॉडर्न एज है, अब लिखना पढ़ना जानना समझना, फिर उसके साथ समझाना, फिर एक्सप्रेशन देना, तो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तमाम चीज़ें शामिल हो गई हैं। तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। फिर इसमें जो इंडिविजुअल है वो एक उसको लिटरेसी में इंडिविजुअल नहीं रहता, वो एक सोसाइटी का जो है एक कारआमद जो है वो जो लिटरेट आदमी इज़ नॉट अ पैसिव टर्म। लिटरेट वो है जो मुनव्वर है, ये रोशन नहीं है, मुनव्वर है, जो अपनी रोशनी से आगे डिस्पर्स कर रहा है, डिसिमिनेट कर रहा है, इनकलकेट कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, जिससे लोगों को भी फायदा मिले। जी वाइब्रेंट है वो। आप जब तक सोसाइटी के अंदर अगर आप मौजूद हैं, और इसमें अभी इन्होंने बहुत प्यारी बात की कि सोशल सोसाइटी से सिविक सेंस ऐसी है, उन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया हमारी लॉ रीइंफोर्समेंट एजेंसी को, अप्रोच किया, उन्हें कहा जी ये इस तरह का अब्यूसिव काम प्रमोट हो रहा है। तो ये हमारी जो है लॉ रीइंफोर्समेंट एजेंसीज का बड़ा अच्छा काम है कि वो इसको चेक कर रहे हैं, उसको किस तरह से लॉ रीइंफोर्स करना है, सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा ना हो, और इन लोगों की ऐसे छोटे मोटे इखलाकी जराइम करने वाले लोगों को समझाना, इनकी काउंसलिंग करना, ये एक प्रॉपर पोर्टफोलियो है हमारे सोसाइटी के इन इदारों का। अच्छा, बड़ी अच्छी चीज़ है आपके हमारे इदारे इतने एक्टिव, इतने मुतहर्रिक हमें नज़र आते हैं। अगर हम बात करें 2 साल पहले की, तो हमारे इदारे इतने मुतहर्रिक नहीं थे, लेकिन अब देखा जाए तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बहुत ज़्यादा जो है वो हमें एक्टिव नज़र आती हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। बड़ा बैलेंस लेके चल रहे हैं वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। अब देखें एविडेंस भी बहुत कन्वीनियंट है ना, अब डिजिटल फुटप्रिंट है, वो इरिवर्सिबल है, इरिवोकेबल है, और वो डाटा अब टाइम टू कम, एजेस टू कम वो आपके पास अवेलेबल है। तो इसके ऊपर अब जो लॉ रीइंफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके ऊपर भी बड़ी बाइंडिंग आ जाती है कि भाई इतनी चीज़ डिस्पर्स हो रही है, इतनी एक्सप्रेशन लोग ऐसा दे रहे हैं ऑड और रिजिड और मतलब है कि अब्यूसिव, तो आप उसको क्यों नहीं मॉनिटर कर रहे, क्यों फिल्टर नहीं हो रहा, और किस तरह से हमने इसको कंट्रोल करना। अब एक आदमी का मिसाल से कोई और आदमी मोटिवेट होगा, वो ऐसी हरकत करेगा और वो कहेगा जी उसको आपने लेवरेज दिया। हमारे यहाँ शाह साहब ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे ने नाजेबा अल्फाज बोले या कोई कुछ भी ऐसा बोल दिया जिससे वो वायरल हो गया, तो देखा देखी 10,000 बंदा पीछे वही काम करेगा, फॉलो करेंगे कि हम भी वायरल हो जाए। ऑफ कोर्स, तो इसको डिस्करेज करने के लिए डेफिनेटली ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आई सैल्यूट देम कि इन लोगों ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। और कम्युनिटी का, अब लिटरेसी का रोल आप यहाँ देखें, कम्युनिटी ने वाइब्रेंट रोल अदा किया, उन्होंने कंप्लेंट की। एग्जैक्टली। सो हमें चाहिए कि हम कोई अनडिजायरेबल, कोई अनएथिकल, नॉन प्रोफेशनल, वर्गर किस्म का जो है फोहश जिसको समझते हैं उसको रिपोर्ट करें। Exactly. तो लिटरेसी का मीनिंग ही ये है। आई अंडरस्टैंड दिस। इस मॉडर्न एज में 2 यूज़र हैं, एक एक्टिव यूज़र है और एक पैसिव यूज़र है। अगर कोई पैसिव यूज़र है हमारा इस वक्त डिजिटल लिटरेसी का, और वो जो कुछ उसके पास आ रहा है उसके लॉग में, और उसको वो फॉरवर्ड, सेंड टू ऑल, शेयर दबा रहा है, और उसको ये नहीं पता है कि मैं इसको पढ़ के इसको अंडरस्टैंड करता हूँ, इसको डिस्पर्स करना है या नहीं करना,
इसको रिटेन करना है, सेव करना है या नहीं। तो ये इलिटरेसी है। इसी ये है कि आप उसके ऊपर कमेंट करें, आप उसके ऊपर बात करें, आपने अगर उसको अच्छा पाया है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करें, अगर आपने किसी कंटेंट को बुरा पाया है तो आप उसको मना करें। तो या फिर पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करें। हमारे यहाँ ये भी चीज़ बड़ी आम है कि लोग जाते हैं किसी की भी पोस्ट के नीचे जो दिल करता है वो लिखते हैं, कमेंट्स होते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें ना, इसका मतलब ये है कि हमारे पास टाइम है, इनपुट है, हमारे पास ऑलमोस्ट 250 जो है वो मिलियन लोगों का, बस एक तालीम और तरबियत नहीं है। अच्छा डेफिनेटली। तो अच्छा शाह साहब, इसमें मजीद हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा मुझे शाह साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त लिटरेसी रेट क्या है? हाँ जी, जो ऑफिशियल जो क्लेम करते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर से जो है वो स्टैटिस्टिक्स आते हैं, वो हैं ऑलमोस्ट 60%। कि हमारे पास अब ये 60% का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो बंदा लिखना पढ़ना जानता है वो लिटरेट है। अच्छा इसके अब इस डेफिनेशन के ऊपर 60% है, इनमें से कोई ऑलमोस्ट, अगर अब आप जेंडर वाइज देखेंगे तो जो एक ट्रांसजेंडर कैटेगरी है वो 40% लिटरेट हैं, जो फीमेल हैं वो 52% हैं, जो मेल हैं वो 68%। तो कम्युलेटिव में हम कहते हैं कि भी हम 60% जो है पाकिस्तान में। लेकिन आप 60% भी वो बता रहे हैं कि जिनको हम कहते हैं लिखना पढ़ना अगर, हालांकि तालीम का मकसद हाँ कंप्रीहेंड करना, मे बी वो 60% कंप्रीहेंड नहीं कर सकते। इसी तरह से इसके पैरेलल अब एक और टर्म है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। अच्छा, तो जो करंट स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी रेट है, जिनको एप्स चलाना, डाउनलोड करना, उसको पिक्चर को, वीडियो को रिकॉर्ड करना, ऑडियो वीडियो जो यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़र हैं, वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी रेट इज़ अबाउट 15%। कई लोग हैं उनको फाइनेंशियल लिटरेसी का नहीं पता, उन्हें बैंकिंग एप्स को चलाना, उनकी बायोमेट्रिक करना, दे डोंट नो। तो इस तरह जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी रेट है उसमें हमारे पास पैरेलल उसके आप समझिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी है, हेल्थ लिटरेसी है, रेलेवेंट डाटा आपको सर्च करना है, ये आपका एसेंशियल बेसिक स्किल है। फिर वोकैबुलरी रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड, ट्रांसलेट करने की सर्विसेज हैं, गूगल मैप्स को यूज़ करने की सर्विसेज हैं। तो ये तमाम इस तरह की जो एवरीडे यूज़ की जो चीज़ें हैं, इनकी हमारे पास जो डिजिटल लिटरेसी है वो दैट इज़ अबाउट 15%। बहुत कम है। तो इसके पैरेलल वही हम अब दोबारा उस बात की तरफ मैं आना चाहूँगा जो पैसिव कंज्यूमर की हमने बात की। अभी कई ग्रुप्स व्हाट्सएप पे बने हुए हैं, उसमें डेली फ्लड होता है। एक तो आप फ्लड की बात करें, जैसे इसके बैरियर बंद टूट रहे हैं और सैलाब आ रहा है, लोग डूब रहे हैं। तो वर्चुअली इस वक्त लोग डूब चुके हैं, उनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। वो कौन है? वो पैसिव कंज्यूमर्स हैं। जो लिटरेसी के पैसिव कंज्यूमर क्या हैं, उनको नहीं पता कि इस शेर का क्या मतलब है, इस जुमले का क्या मतलब है, इस जेस्चर एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, ये तस्वीर शेयर करनी है नहीं करनी, हमने किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है नहीं करना, हमने अच्छा बुरा कमेंट करना नहीं करना। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये पैसिव कंज्यूमर के बिहेवियर में हैं। पैसिव कंज्यूमर आपको सुबह उठते ही कुछ लोग गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, दिस एंड दैट मैसेजेस करते हैं। इसके ऊपर भी कानून साजी हुई है। अच्छा। यदि फीमेल को आपने अगर गुड मॉर्निंग का मैसेज किया तो दिस इज कॉल्ड अनएथिकल हरासमेंट। अनएथिकल, ये हरासमेंट है। अगर आपने किसी फीमेल कोलीग को जो है सुबह गुड मॉर्निंग करना है, रात को गुड नाइट करना है, और ये चीज़ें भी जो है अनएथिकल है, तो इनके ऊपर भी कानून साजी मौजूद है, लॉज कवानीन मौजूद है। अच्छा। उनकी रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। हाँ, अब तो ये कानून भी देखने को हमें सुनने को भी मिल रहा है कि जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से भी, कि आप किसी की पोस्ट, रील, किसी भी चीज़ के ऊपर, स्टेटस के ऊपर जब बैड कमेंट्स देते हैं या बैड रिव्यूज़ देते हैं जिसमें जो है वो नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो, या आपकी वजह से उस इंसान की मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ पे कोई असर आए, तो उस हवाले से भी कानून साजी मौजूद है। देखिए डेफिनेटली वेस्ट में जो मॉडर्न एज है वहाँ स्टीयर करना भी जुर्म है। मसलन मैंने आपको अगर अच्छी नज़र से नहीं देखा, घूर के देखा है, इनको मैंने आड़ी तिरछी आंख से देखा है मैंने किसी को, तो ये इट्स एन ऑफेंस। तो खाली स्पाई करना भी
किसी को। अच्छा। ये भी एक गैर इखलाकी चीज़ है। हमारे तो यहाँ तो फिर कहाँ- खवातीन जो है वो जब रोज काम पे जाती हैं तो इस चीज का शिकार होती हैं। आप यकीन करें, मैं आपको एक अपनी मिसाल देती हूँ। फ्यू डेज अगो, अभी शायद कोई 4-5 दिन पहले की बात होगी, चूंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह कचहरी के पास रश बहुत ज़्यादा होता है, गुजरने की भी जगह नहीं होती, तो पता नहीं वहाँ से ट्रैफिक जो है वो सुबह कैसे गुजरती है। खैर वो एक अलग मामला है बिल्कुल। लेकिन वहाँ से मैं गुज़र रही थी तो स्पेसिफिक पर्सन जो खड़ा था वहाँ पे, तो उसने अच्छा चूँकि रश था वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो वो खड़ा था वहाँ पर, तो उसने देखना शुरू कर दिया। और वो जब तक गुजर नहीं गए 5-7-8 मिनट, वो देखता चला गया। आप देखें कि एक कितनी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। और फिर इतने लोगों में, फिर हम जिस माशरे में रहते हैं, लड़की या कोई भी खातून कुछ बोलते हुए 1000 दफ़ा सोचती है कि यहाँ 1000 बंदों में खड़े होके अगर मैंने कुछ कहा तो तमाशा मेरा ही बन जाना, इसको तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो देखें, इससे आप अगले की मेंटल हेल्थ को कितना इफेक्ट कर रहे हैं। देखिए लीजिए, आई थिंक सो कि मैं कुछ ऐसी बात करूँगा कि जो हमारी तो एक्सपीरियंस से हमने उसको लर्न किया है। मे बी आपको वो पसंद आए या ना पसंद आए, कई सैलून्स और कई एडवर्टीजमेंट्स पर लिखा होता है हेड टर्नर। आप ऐसी लुक्स बनाएं कि वो हेड टर्नर हो। तो जब आप, मैंने बहुत अच्छी ड्रेसअप होऊंगा, मुझे कई लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर आप फीमेल हैं और यू आर यंग एंड यू आर ब्यूटीफुल, देन लोग आपको अच्छा शाह साहब, हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद अकरम हुसैन शाह। अच्छा जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा तो एक तो पहली तो बात यह, आपने बड़ा अच्छे टॉपिक पे प्रोग्राम किया हुआ है, उससे पहले भी पार्टिसिपेंट कर रहे थे और ये शाह साहब भी कर रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और एक थोड़ी सी तो आपको ये बात बतानी थी कि आपकी साउंड में जो है ना डिस्टॉर्शन आ रही है, तो आपके, मेरा ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसको भी काइंडली क्लियर करें ताकि समझ नहीं आए। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने हमें बताया भी, इंफॉर्मेशन दी। अच्छा जी, ये आपको मैं वजह बता दूं, डिस्टॉर्शन इसलिए हो रही है कि बाहर बारिश हो रही है और जो मौसम है उसकी सूरत हाल कुछ ऐसी है जिसकी वजह से नेटवर्क और सिग्नल प्रॉब्लम्स हैं। हमारी टेक्निकल टीम इसको देख रही है और इंशाल्लाह इसको एज सून एज पॉसिबल विद इन फ्यू मिनट्स इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को भी हल कर दिया जाए। अच्छा शाह साहब कंटिन्यू करिएगा। मैं ऐसे ही बताऊंगा। अब लड़के हैं बड़ी एज के, हमारी, अब आपने बात की हमारी तहजीब की, हमारी तहजीब और सकाफत है कि हमने बहुत अच्छा ज़रा रीज़नेबल और डिसेंट वे में रहना। तो जब आप रोड साइड पे हैं, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां मतलब कोई इंडोर नहीं है, कंसाइज इन्वायरमेंट नहीं है, आप किसी पब्लिक प्लेस में, वहाँ लड़का अगर कोई मतलब एक अच्छे बुरे गेटअप में है तो उसको भी बुलिंग हो सकती है, उसको भी लोग करते हैं। लड़की तो फिर आप समझ लें कि वो उसकी सेफ्टी और उसका क्या मय्यर स्टैंडर्ड। तो इखलाकी तौर पे हमारे जो निज़ाम है और इसमें लोग चाहते हैं कि अगर वो सेफ रहें तो एट पब्लिक प्लेसेस हमें जो है उसको थोड़ा सा अपने आप को कंसील्ड और थोड़ा सा सेफ करना चाहिए। अच्छा। तो एज ये हम बातें अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, बेटियों को, बहनों को, अगर ये नहीं मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपका गेटअप कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगला बंदा आपको ना देखे। डेफिनेटली आप वेस्ट में नहीं है, आप यूरोप में नहीं है, आप दुबई में नहीं है। आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का कि अगर जो एक खातून या लड़की जो आ रही है रास्ते में वो किस गेटअप में? देखिए मैं आपको इसका एक सिंपल ना एक साइंटिफिक टेक्निकल बात बताता हूँ जो ह्यूमन साइकोलॉजी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। हम यूरोप कल्चर में नहीं रह रहे, हम एक पाकिस्तानी कल्चर में रहते हैं जहाँ पे हमारी तहजीब सकाफत कोई चीज़ है। अच्छा आप नहीं जानते इस चीज को, क्या पता मैं अब आया पहन के आ रही हूँ। देखिए लीजिए, मैं अब आपसे जो बात करने जा रहा हूँ ना वो आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, इसमें जरूरी नहीं कि आप अच्छा एक कॉल ले लेते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अली कैसी हैं? याहिया बात करो कराची से। मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपने इतनी दूर से कॉल कर रहे हैं। मैं रेगुलर कॉलर रहा हूँ आपका, बड़े अच्छा, मैंने आपके फोन किया। क्या सवाल है आपका? पहले तो हमारे मेहमान को बहुत सलाम हो। देखिए तालीम के हवाले से मेरा सवाल ये है कि सवाल क्या, मैं एक बात जब मैं खुद भी करना चाह रहा था, देखिए तालीम का जो हमारा मेयार जो है ना एक प्राइवेट हो गया है। यानी अगर हम अगर किसी प्राइवेट इदारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं और गवर्नमेंट के स्कूल इतने लो ग्रेड स्कूल्स हैं कि वहाँ वो तालीम मिल नहीं पा रही। तो बहुत फर्क हो गया तालीम का। और इक्वल
जो इक्वलिटी है ना तालीम के अंदर, जो यूनिफाइड सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जैसे इतना डिफरेंस हो गया है भाई, तालीमी निजाम एक किस्म का होना चाहिए जिसमें गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक तरह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू। अच्छा, बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन देखें ना कि अगर हम हुकूमत की बात करें तो अगर वक्त की बात करें, डेली हमें इनोवेशंस जो हैं वो नई देखने को मिलती हैं, लेकिन हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो चीज़ों को अडॉप्ट बहुत जल्दी करता है, अडॉप्ट करने के बाद उसको बहुत जल्दी लागू करता है। गवर्नमेंट सिस्टम में ऐसा है कि वहाँ पे चीज़ों की अडॉप्शन होने में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, बच्चों को नई टेक्निक्स जब तक वो सीखने को मिलती हैं तब तक जो प्राइवेट सेक्टर का बच्चा होता है वो बहुत अर्निंग भी कर रहा होता है या बहुत चीज़ें भी कर रहा होता है, तो थोड़ा माइनर डिफरेंस ये भी है। अच्छा अमर, आप मुझे बताइएगा कि मुल्तान में सेफ सिटी का भी आगाज़ हो चुका है? जी देखिए, पहले जो है ये ट्रायल बेस पे आगाज़ हुआ था। हाँ। अभी प्रॉपर तौर पर इफ्तिताह जो है वो नहीं किया गया। अच्छा, इस हवाले से हम आपसे मज़ीद डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेफ सिटी के हवाले से आप सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने हमसे जुड़े रहना है और इस इन्फॉर्मेशन को लाजमी सुनना है। हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अभी एक कॉलर ने भी हमें कॉल किया, उन्होंने बताया कि जी बहुत डिस्टॉर्शन है और आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही। तो उसकी वजह यह है कि मुल्तान का जो मौसम है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाहर जो है इस वक्त मुल्तान के शहर में, पूरे शहर में बारिश बहुत शदीद हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले देखें कि हम सैलाब से वैसे ही दो चार हैं, सैलाब की सूरत हाल इतनी संगीन है, फिर बारिश जो है वो इतनी शदीद हो रही है कि वो इसमें इजाफा कर भी रही है और मज़ीद इस सूरत हाल को संगीन बना सकती है। इस वक्त की जो लेटेस्ट न्यूज़ आपको देती चलूँ कि जलालपुर पीरवाला के शहर को खाली करवाने का जो है वो उन्होंने हुक्म दे दिया है कि आप उसके पूरे शहर को जो है वो खाली करवा लें। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है वहाँ से, क्योंकि पानी जो है वो शहर की तरफ चला गया। तो इस वक्त हमें जहाँ ज़रूरत है कि हम लोगों की मदद करें, वहाँ हमें सिर्फ दुआ करनी है उन लोगों के लिए और अपनी तरफ से फ़र्दन हर बंदे ने एफ़र्ट करनी है। वो कहते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है। आप हर बंदा इंडिविजुअली, इस वक्त डिज़ास्टर इतने बड़े लेवल पर जा चुका है कि गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत यह है कि हमने इंडिविजुअली उन लोगों के लिए काम करना है जो सैलाब मुतासरीन है। आप 10 रुपये दे सकते हैं, आप वो दें। आप 100 रुपये दे सकते हैं, आप डोनेट करें। आप अगर कोई चीज़ बना के लेके जाना चाहते हैं, आप लेके जाएं। आप उन एजेंसीज़ के साथ, आप हुकूमत के साथ रब्ता करें और आप उन लोगों तक वो चीज़ें, तमाम सहूलियात की जो चीज़ें हैं वो पहुंचाएं, क्योंकि सैलाब मुतासरीन में सिर्फ सेहतमंद लोग नहीं हैं, वहाँ पर बूढ़े भी हैं, वहाँ पर हामला ख़वातीन हैं, वहाँ पर बच्चे हैं जिनके लिए दूध के मसाइल हैं, वहाँ पर मवेशी हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। तो जहाँ हम बाकी तमाम चीज़ों की बात करते हैं तो ये हमारे लिए एक अफसोसनाक ख़बर है और ऐसी सूरत हाल में कोई चीज़ जो है वो सेलिब्रेट करने का दिल नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं भी इसी बात के ऊपर एक बात करना चाहूँगा। इस वक्त एक लेटेस्ट खबर ये आई है कि जो मुल्तान में इस वक्त शदीद बारिश हो रही है, MD वासा ने इस वक्त मुल्तान में रेन के हवाले से, बारिश के हवाले से हाई अलर्ट जारी कर दिया, रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। अभी रिसेंट ये लेटेस्ट आपको खबर दे रहे हैं कि MD वासा ने इस वक्त मुल्तान शहर में रेन एमरजेंसी को नाफिज कर दिया है। तो आप लोग अपने घरों से निकलने से पहले या अपनी वर्क प्लेस से निकलने से पहले तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद निकलिएगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात ये भी ऐड करना चाहूँगा, ख़ुसूसी तौर पर जो इस वक्त बस्तियाँ जो हैं वो सैलाब की जद में हैं, बजाय हम उनके अगर कुछ साथ दे नहीं सकते, वही लोग हैं जो सारा साल हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हमारे लिए गंदम काश करते हैं। वो इसी दाव पे, चलो उन्होंने अकेले तो नहीं खानी, मुल्क में ही खानी है ना, हम सारे लोगों ने खानी है। वही सब्जियां काश कर रहे होते हैं, वही चीज़ें जो है वो जानवरों के घास जो है वो काश कर रहे होते हैं। हम उन लोगों के लिए काम हमें करना चाहिए, वो हमारे लिए काम करते रह गए हैं। अब अगर वो मुसीबत में है तो हमें भी उन लोगों के लिए काम करना होगा। दूसरी बात ये कि मैं तमाम मुल्तान के शहरियों को ये लाजमी कहूँगा कि बजाय उन लोगों का साथ देने के, आप उनका तमाशा ना देखें। वहाँ जाके लोग क्या करते हैं, वहाँ इतने लोग डिस्टर्ब हैं। एक वो कहते हैं कि हम सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, और दूसरा लोग अपनी फैमिलियों के हमरा वहाँ पिकनिक मना रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। उनका जो है, उनका बजाय दाद रसी करने के
उनका वहाँ जाके देखा जा रहा है कि किस तरह सैलाब आ रहा है, कैसे इनके घर डूबे हुए हैं। तो बजाय ये सब करने के अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो मैं आपको ये कहता हूँ कि उनका मजाक भी ना उड़ाएं वहाँ जाके। आप अपने बेशक घरों में रहें, अपने काम में रहें, वहाँ नहीं जाना तो ना जाए, लेकिन इस तरह से मजाक उड़ाने भी उनका ना जाए। वो बहुत डिस्टर्ब है लोग। है एज अ ह्यूमन बीइंग। हम वहाँ जाते हैं, लोग हमें कहते हैं कि हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए, खुदारा हमारी इज्जत को तो बरकरार रखो। हमने उनसे पूछे क्या ऐसा मामला क्या, कहते हैं लोग आके यहाँ पर हमारी बेइज्जतियाँ कर रहे हैं, यहाँ आके हमें बार बार देख रहे हैं, क्योंकि अब वो जाहिर सी बात है उनकी ख़वातीन भी हैं, वो एक पूरे बस्तियां जो हैं वो डूब चुकी हैं पानी के अंदर, वो अब हिफाजती बंदों पर जो आके वो वहाँ बैठे हैं। अभी शाह साहब ने भी बात की ना कि हमारा कल्चर ऐसा है और हमारे गेटअप्स, और इस हवाले से भी हमने बात की। तो देखिए हमारे कल्चर में ये कि ख़वातीन पर्दा करती हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम देहातों की बात करें, अगर शहरों की बात करें तो शहरों में तो ख़वातीन में इतना कॉन्फिडेंस भी है और वो कॉम्पिटिटिव भी बहुत ज़्यादा हैं, फिर उनमें ऐसे हालात अगर पैदा हो जाते हैं तो लड़ने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है। लेकिन वहाँ पर जो देहात में ख़वातीन हैं जिनका लिटरेसी रेट ज़ीरो है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो बेचारी घरों में बंद होके रहती रही हैं हमेशा, अब जब वो बाहर निकली हैं तो उन्हें इन सारे मामलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ज़ुहैब बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, सलमान ज़मीर साहब भी थे, तो उन्होंने भी ये इस चीज़ के बारे में बताया हमें कि वहाँ पर जो मछली बेचने वाले थे मुख्तलिफ मकामात पर, उनकी चांदी हुई हुई है इस टाइम। यानी लोग, आपके वाली बात है कि लोग वहाँ पे इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, नहरों के अंदर वहाँ पे मौजूद हैं मछलियाँ पकड़ने में। किसी ने कोई कौन सी वो जालें लगाई हुई हैं, या किसी ने कुंडियाँ लगा के मछलियाँ पकड़ने में मसरूफ़। खसूसी तौर पर उन अफराद से तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं जो कि वहाँ जाके सिर्फ तमाशा देखने जाते हैं। वो इस तरह से बहुत ज़्यादा उनको काफ़ी डिस्टर्बेंस है। वो बार बार यही कहते हैं कि यहाँ पर अगर हमारी मदद के लिए नहीं आना तो बेशक वैसे भी ना आए। ठीक है। अच्छा शाह साहब मुझे बताइएगा शॉर्टली कि हुकूमत जो है वो, हमारी हुकूमत पाकिस्तान लिटरेसी रेट को, ख्वानगी को बढ़ाने के लिए कौन से इकदाम कर रही है? देखिए जी, इस वक्त हुकूमत का तो एक फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम है, फिर इस तरह जो बाकी इनका मीडिया और जो है पॉलिसीज़ हैं। अभी हम कुछ देर पहले जैसे बात कर रहे थे कि पैसिव कम्युनिकेशन की और ये लॉ री इन्फोर्समेंट की, आपने सुना होगा पहले किताबें छाया होती थी और कई बुक्स पे जो है वो गैर मौजू मतन के ऊपर बैन हो जाती थी। तो इसी तरह अभी हम टिकटॉक की बात कर रहे थे, तो टिकटॉक के ऊपर कोई चीज़ अनडिज़ायरेबल है, वो अच्छी नहीं है सोसाइटी के लिए, तो उसको भी आप सेंसर कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को इस वक्त बजाय इसके कि गवर्नमेंट हमें क्या सिखाए, सीखना तो हमने खुद सीख लेंगे। गवर्नमेंट को ये चाहिए जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसमें फाइनेंशियल गैम्बलिंग है, जुआ है, ऐप्स हैं, लोगों को ट्रैप करें, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू अहमद फॉर ज्वाइनिंग अस। एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और जैसे कि आपको मैंने ब्रेक से पहले भी आगाह किया इस चीज़ से कि मुल्तान शहर में इस वक्त बारिश इतनी शदीद हो रही है कि एमडी वासा ने मुल्तान में रीन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तो अपने घरों से निकलने से पहले 1000 दफ़ा सोचें, और जब कोई इमरजेंसी हो, इमरजेंसी की सूरत में घर से निकलें, अदरवाइज़ आप अपने घरों में महफूज जगह पर रहें, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो पूरे मुल्क में, और ख़ुसूसन अगर हम बात करें जनूबी पंजाब की, तो संगीन होती चली जा रही है। तो दुआ गो हैं हम भी और आप सब भी जो अपने घरों में महफूज मकामात पर बैठे हैं, वो दुआ करें उन लोगों के लिए जो सैलाब मुतासरीन है। अच्छा जी, आज चूँकि हमारी कोशिश होती है हम आपको इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों साथ साथ दें, तो जी हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, हामला ख़वातीन होती हैं, हमल के दौरान उनके लिए किस किस्म की डाइट ज़रूरी है और उन्हें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं कि जी आप खजूरें नहीं खा सकते, आप गरम वो अशिया जिनकी तासीर गर्म होती है आप वो नहीं खा सकते। फिर जो ख़वातीन होती हैं उनके अंदर इस चीज़ की कमी रह जाती है, जो बच्चे हैं वो इस चीज़ की कमी का शिकार हो जाते हैं। जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे ये तमाम सवाल करेंगे और जानेंगे कि हमल के दौरान जो एक बेहतरीन ख़ुराक है वो क्या होनी चाहिए।
तो जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी आप? बिल्कुल ठीक है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी, अच्छा, जो कि टॉपिक तो मैं पहले बता चुकी हूँ ताकि सब जो हैं वो जी, गौर जी। से सुने इस चीज़ को, बड़ा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। हाँ तो जी। मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, यानी कौन सी ऐसी डाइट है, बैलेंस्ड है, जो हमें लेनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले 3 मंथ जो है वो इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होती है ठीक है। उसमें, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों को जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में होती है उनको वोमिटिंग की शिकायत होती है कि उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि लिक्विड लें, ठीक है। और जब भी वोमिट आए उसके फ़ौरन बाद दोबारा फिर ले लें लिक्विड। अच्छा, यानी हम फ्रेश जूसेस की सूरत में भी ले सकते हैं वो? हाँ जी, फ्रेश जूसेस लें, आप दूध लें और ताज़ा फलों का रस लें। ठीक है। जो डब्बे वाले जूस है ये तो मैं रिकमेंड नहीं करता। बिल्कुल, ये तो ये बिल्कुल जो भी सेफ सॉफ्ट नहीं ड्रिंक्स है। वगैरह ये तो बिल्कुल मना है, ये नहीं लेने। आप ताज़ा जूसेस लें, या मिल्क शेक वगैरह है, सेब का जैसे हाँ, पी जैसे सकते हैं। सेब का, केले का बना कर ले लें। ठीक है। कब्ज़ से बचना है, कॉन्स्टिपेशन से भी बचना है। अच्छा। और दूसरा, क्योंकि ये आपने हर बड़ी डॉक्टर साहब अहम बात की है कि कॉन्स्टिपेशन से बचना है। हाँ। ये हमें अमूमन डॉक्टर्स ने इतना जी, और हर ऐसे आगाह काम से बचना है जिसमें आपका जोर लगना है। First मिसाल के 3 तौर months पर में। आपने खांसी होने से बचाना है अपने आप को कि खांसी ना हो, क्योंकि जब देखें कि पहला हमल होता है या फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उस वक़्त बहुत ज़्यादा केसेस अबॉर्शन के आते हैं। बहुत सारी बच्चियां miscarriages जो भी हो जाते हैं। मिसकैरेजेस आफ्टर 3 मंथ होते हैं, अच्छा। जो 3 महीने के अंदर अंदर बच्चा ज़ाया होता है वो अबॉर्शन होता है। अच्छा। तो 3 महीने के बाद जो होते हैं वो मिसकैरेजेस होते हैं। तो ये बड़ी एक किस्म की हमारे बड़ों की, जो पहले हमारे दौर में ख़वातीन होती थी वो बड़ा संभालती थी ऐसे ख़ातून को जिनका पहला हमल होता था, और वो बड़ा एहतियात से उन्हें कहती थी, बेटा आपने वज़न नहीं उठाना, या आपने नंगे पाँव नहीं फिरना ताकि स्लिप होने का ख़तरा ना हो, और आपने जो है सीढ़ियाँ वगैरह एहतियात से चढ़े सीढ़ियाँ, चढ़े लेकिन मना नहीं, एहतियात से। एहतियात से, या भागते हुए नहीं चढ़नी या भागते हुए नहीं उतरनी, ठीक है, क्योंकि बच्चियाँ होती हैं, छोटी उम्र होती है, पहली प्रेगनेंसी होती है, उन्हें नहीं इतना पता पता चलता। नहीं होता। तो वो बड़ा एहतियात करती थी और समझाती थी, और उन्हें ऐसी डाइट देती थी ज़ूद हज़म, जो जल्दी हज़म होने वाली होती थी, और लिक्विड उसमें ज़्यादा होता था। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं, जैसे अभी आपने बात की कि लड़कियों की जल्दी शादी भी हो जाती है, या अगर जल्दी शादी नहीं भी होती तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्योंकि नॉलेज नहीं होता, इतना पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती हाँ कोई, जी, वो हाँ एक जी। पहला एक्सपीरियंस होता है आपका, तो आप वैसे ही एक एक्साइटमेंट की एक लहर में होते हैं। हाँ देखिए, तो ये पता ना नहीं चलता कुछ लोगों को। तो डॉक्टर साहब, जो मैं सवाल पूछने वाली थी वो ये था कि कुछ लोगों को, कुछ लड़कियों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें प्रेगनेंसी है या हाँ, नहीं। हाँ, ये बड़ा ये इम्पोर्टेंट मैं है। आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक प्रेगनेंसी, एक बच्चे की पैदाइश और बच्चे का बनना, ये कुदरत का ऐसा शाहकार है कि पूरी दुनिया में, ज़मीनों आसमानों में इसकी कोई मिसाल नहीं है, बेशक। कि अल्लाह ताला ने कैसे एक इंसान की पैदाइश की और उसको कैसे हिफाजत से एक जगह पे रखा है, और फिर उसके बाद दुनिया में आता है। तो ये जो है, इसके लिए बड़ी एहतियात की और एहतराम की और क्या कहते हैं कि प्यार की ज़रूरत है, कि पैदाइश से पहले भी और पैदाइश के बाद भी बच्चे के साथ आप ऐसा एक सलूक करें, इतना प्यार करें कि उसको हसासियत के उसके मुताबिक, क्योंकि एक हसास ये अमल है। अच्छा, और हमारे पास इसमें एक डॉक्टर आए हुए थे कुछ रोज़ पहले, तो उन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक स्ट्रेस है, तो आप कोशिश करें जो हामला ख़वातीन है उनको खुश रखें। हाँ देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी की नेचर जैसे अलग-अलग है। ख़वातीन में अपना माइंडसेट हर खातून का अलग से है, और कुछ उसको बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बड़ी एहतियात करती है ख़वातीन, और उन्हें बड़ा इंतज़ार रहता है वो कब प्रेग्नेंट होंगी, और कुछ ऐसे उनको बर्डन समझती हैं कि ये एक बर्डन है और एक मुसीबत, एक परेशान, जबकि ऐसा नहीं, ये कुदरत के फ़ैसले हैं। और जब भी कोई खातून प्रेग्नेंट हो, वो अल्लाह के हुक्म से, कुदरत के हुक्म से होती हैं, तो उनको उसका एहतराम करना चाहिए
और अदब के साथ और जिस तरह से हुक्म है वैसे बच्चे को पैदाइश तक उसको संभालना चाहिए। तो खुराक की हम बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि 3 महीने पहले तो कोशिश करें कि लिक्विड ठीक का है। इस्तेमाल ज़्यादा रखें जिसमें जूसेस, मिल्क शेक ठीक है। वगैरह है। और बाकी जो आपने कहा ना गर्म चीज़ों का किसी हद तक इज्तनाब करें। गर्म चीज़ों में सिर्फ खजूर नहीं है, इसमें देखें अगर हम आयरन डेफिशिएंसी की तरफ लेके जाते हैं तो मटन को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन 3 महीनों के बाद। अच्छा, पहले 3 महीने बहुत केयरफुली चलना हाँ, है। 3 महीनों के बाद आप बकरे का गोश्त खा सकते हैं, खजूरें खा सकते हैं, दूसरी चीज़ें खा सकते हैं। और जब प्रेगनेंसी हो उस वक़्त फ़ौरन फोलिक एसिड तो लेना स्टार्ट कर कर देते हैं डॉक्टर। और अब तो ये रिसर्च आ रही है कि अगर शादी हो जाए, प्रेगनेंसी ना भी हो, तो फोलिक एसिड बच्चियाँ लेना शुरू कर दे, ताकि पहले से जो आपके अंदर कमी है वो पूरी हो और एक बॉडी को एक माहौल मिले उसको एक कंसीव करने का। कंसीव करने का उसको फ़ायदा हो। तो इसमें एक तो थोड़ी सी ये एजुकेशनल तरबियत होनी चाहिए शादी के फ़ौरन बाद ऐसी बेटियों की, बच्चियों की, ताकि उनको इस अमल के बारे में पूरी तरह से आगाही हो। और दूसरा, जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसमें तो एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुदरत है कि एक जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, फिर वो डेट्स नहीं आती, फिर उसका ख़ास तौर पर कैलकुलेशन आपको रखनी पड़ती है बच्चियों को कि वो देखें कि उनकी अगर 8 या 9 तारीख है या 10 है तो उसके बाद 2-3 दिन ऊपर हो गए तो फ़ौरन वो अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट खुद कर ले। अब तो इतनी आसानी है कि स्ट्रिप आती है, वो आप खुद से अपना यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, वो करें। अगर उसमें वो पॉजिटिव अच्छा आ रहा डॉक्टर है। साहब, अगर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जैसे भी आपने साइकिल की बात की, तो अगर 1 हफ्ता भी ऊपर हो जाता है, अगर डॉक्टर से रुजू किया जाए तो वो कहते हैं कि अगर 1 वीक भी ऊपर हो जाता तो इट्स नॉर्मल। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि डॉक्टर के पास ना जाएं अभी। अच्छा, लेकिन ये भी सुना है हमने कि अगर जो इतना अर्ली स्टेज होता है तब यूरिन में नहीं आता। नहीं, आप देखें कि आ जाता है। अब इतनी जदीद वो आ गई हैं कि आपको अगर 1 हफ्ता 10 दिन हो गए, 5-6 दिन तक तो आप वेट करें ठीक है। कि आपको शायद वो साइकिल डिस्टर्ब है, आगे पीछे हुआ है, पीरियड आ जाए। अगर नहीं आ रहे तो फिर आप 5-6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद अपना यूरिन टेस्ट खुद करें। अगर उसमें वो पॉजिटिव आपको साइन नज़र आता है तो फिर फ़ौरन किसी गायनेकोलॉजिस्ट से आप रजू करें, वहाँ जाके आप उन्हें बताएं, वो फिर आपका एग्जामिन करेंगे और हो सकता है वो अल्ट्रासाउंड भी करें तो उससे पता चल जाता है। ठीक है। अच्छा, तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान रोज़ाना दूध पीना सेफ़ है? हाँ जी, बिल्कुल आप दूध पी सकते हैं, लेकिन आप ये देखें कि अब जो ट्रेंड चला हुआ है कि दूध में बोतल डाल के पी जाती है, सोडा डाल के पिया जाता है, तो ये नुकसानदेह है। अच्छा, दूध में अगर आइसक्रीम डाल के पी नहीं, आप दूध को प्योर लें और हल्का नीम गर्म लें। ठंडा करके दूध लेना नुकसानदेह है, क्योंकि उससे गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, मैदा डिस्टर्ब होता है और फिर आपके इंजाइम जो स्टमक में बन रहे होते हैं, मैदे में जो इंजाइम बन रहे होते हैं खुराक को हजम करने के लिए, वो डिस्टर्ब होते हैं। ओके, यानी दूध जो है वो आपने नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करना है और बगैर किसी एक्स्ट्रा चीज़ के। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर लेकिन वो आपने पहले बात की ना कि जो हामला ख़वातीन होती हैं उनको शुरू में वॉमिटिंग, नोज़िया, ये चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं, वो जो दूध नहीं पी सकती वो फिर उनके लिए क्या हाल है? उनके लिए ये है कि वो लिक्विड में जूसेस वगैरह लें या ऐसी ग़िज़ा खाएं जो ज़ूद हज़म हो। नहीं मैसर आपको ज़ूद हज़म ग़िज़ा तो फिर थोड़ी थोड़ी खाएं और थोड़े वक्फे के बाद, यानी अगर आपने रोटी सालन ही आपको मैसर है और कोई ग़िज़ा दस्तयाब नहीं है तो आप फिर रोटी सालन खाएं, लेकिन आप जहाँ 1 रोटी खाते वहाँ पे आधी खा लें, 2 खाते हैं तो 1 खा लें और फिर 2 घंटे 3 घंटे बाद थोड़ी सी ग़िज़ा और ले लें। ठीक है। तो बार बार लें ग़िज़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा लें। ठीक है। मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ हैं वो प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए कितनी अहम हैं? देखें कि जो फोलिक एसिड डॉक्टर्स देते हैं, जो आयरन वगैरह मेडिसिन के थ्रू हम ले रहे होते हैं, वो सब्ज़ पत्तों में कुदरत ने हमें अवेलेबल किया हुआ है। हाँ जी, आयरन इनमें है मौजूद। तो लेकिन अगर उन सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों की तासीर गर्म भी है तब भी?
देखें, मैंने अर्ज़ किया ना कि 3 महीनों तक तो आपने एहतियात करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता ये सब्ज़ पत्तों वाली ग़िज़ाएँ और दूसरी ग़िज़ाएँ ले सकती हैं 3 महीनों के बाद। यानी लेकिन पहले 3 महीने आपने कोशिश करनी है कि लिक्विड की तरफ रहें, फ्रेश जूसेस की तरफ रहें और नरम खाना भी ग़िज़ा। खाएं, नरम ग़िज़ा नरम खाएं, ग़िज़ा। ताकि आप कॉन्स्टिपेटेड ना हो और आपका जो हाजमा है वो बिल्कुल सही रहे। हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। तो गोश्त भी आपने बताया, चाहे वो हाँ। चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, वो 3 माह के मटन बाद। ज़्यादा तवज्जो दें अच्छा। आफ्टर 3 मंथ, क्योंकि इसमें आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है और उससे बेहतरी आएगी इनमें ताकत। आप देखें कि जो पहली ख़वातीन थी जो हम सुनते थे कि वो अपना प्रेगनेंसी में इंतहाई एहतियात करते थे, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद वो बहुत अच्छी डाइट लेती थी। अच्छी डाइट लेती थी। और अच्छा जी, घी, देसी घी में बनी हुई ठीक है। चीज़ें, और तमाम वो देसी घी का ही इस्तेमाल करती ऐसा थी। ही है। चलो डॉक्टर साहब, हाँ। इसी मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, ये कॉलर हमारे साथ लाइन पे है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सबा। जी सबा, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि जी जी। मेरा ना वजूद बहुत ज्यादा फूल गया है। अच्छा, अब मेरा एक बेटा है 8 साल का। आपकी आवाज़ मैं सही से सुन नहीं पा रही, शायद मौसम की वजह से जो है वो नेटवर्क इशू है। फैटी लिवर का मसला है आपको? नहीं नहीं, मेरा एक बेटा है 8 साल का। अच्छा, एक बेटा है 8 साल का। जी, उसके बाद मुझे हमला नहीं होगा। वो मोटापे का शिकार हैं? जी, जिसम भी फूल गया है मेरा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, सवाल का जवाब लेंगे हम, लेकिन इस वक्त जो है वो सैलाब की वजह से मैंने बात की थी कि डायरेक्टली जो सैलाब मुतासरीन अफेक्टेड हैं, इनडायरेक्टली शहरी भी मुतासर हैं। तो जी हमारे साथ राना बिलाल यूनुस मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त सब्ज़ियों और फलों की कीमतें मार्केट में क्या चल रही हैं। जी बिलाल, बताइएगा। जी, सब्ज़ियों और फलों की बात करें तो सब्ज़ियों और फलों की कीमतें सैलाब की तबाहकारियों के बायस जो है वो मुसलसल मार्केट में इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त टमाटर, हरी मिर्च और प्याज की कीमत में सरकारी नरखों में भी इजाफा कर दिया गया है, जबकि मार्केट में दुकानदारों ने अपनी मनमानी के रेट मुकर्रर कर लिए हैं। इस वक्त अगर हम कीमतों की बात करते हैं तो लहसुन और अदरक का सरकारी नरखों में रेट तो कम है, जबकि मार्केट में दुकानदारों ने उसमें भी होशरुबा इजाफा कर दिया है। इस वक्त लहसुन का सरकारी नरखों में रेट जो है वो तकरीबन 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में लहसुन 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक का जो सरकारी नरखों में रेट है वो तकरीबन 440 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर है। मार्केट में अदरक तकरीबन 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। हरी मिर्च, टमाटर और प्याज की बात करते हैं तो इस वक्त टमाटर का सरकारी नरखों में रेट जो है वो तकरीबन 135 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मुकर्रर किया गया है। मार्केट में टमाटर तकरीबन 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि प्याज का जो रेट है वो 58 रुपये से बढ़ाकर 64 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज की रेट लिस्ट के मुताबिक मुकर्रर है। मार्केट में प्याज भी 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। बुनियादी सब्ज़ियों में बात करते हैं तो बुनियादी सब्ज़ियों में जो है वो इस वक्त करेला का रेट तकरीबन सरकारी नरखों के मुताबिक 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर है। मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़नियाँ 300 और फूल गोभी 210 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब हैं। इसी तरह फलों की बात करते हैं तो फलों में जो है वो सेब का सरकारी नरखों में रेट तकरीबन सेब अव्वल का 210 रुपये से लेकर 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। मार्केट में सेब इस वक्त काला कुल्लू तकरीबन 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अंगूर 600 और अनार 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। जबकि सरकारी नरखों में मौसमी 46 रुपये, ग्रेप फ्रूट तकरीबन 40 और जापानी फल 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर हैं। मार्केट में जो है वो इस वक्त मौसमी तकरीबन 70 और ग्रेप फ्रूट्स 80 और जापानी फल तकरीबन 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि चीकू का सरकारी नरखों में तो रेट कम है, मार्केट में 450, अमरूद 170 और पपीता 550 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से
दस्तियाब हैं। जी वेल ओके जी, बिलाल थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बताया कि सब्जियों और फलों के रेट्स इस वक्त क्या चल रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट में एक प्राइस का जो है वो बड़ा स्पाइक चला गया है, क्योंकि सैलाब की वजह से जो वो कहते हैं ना कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों चीज़ें बड़ा इफेक्ट हुई हैं, जिसकी वजह से रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब बताइएगा कि जहाँ आपने बताया गोश्त के बारे में भी, मटन को आपने रिकमेंड किया कि 3 माह के बाद ही मटन खाना चाहिए, वो ज़्यादा सूटेबल है। जी, जी। तो क्या मछली खाना फ़ायदेमंद हाँ जी, साबित हो बिल्कुल सकता है? फ़िश खा सकते हैं आप। वो पहले 3 माह में भी खा सकते हैं? पहले 3 माह में भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह बताया ना कि आपने एकदम से तली हुई चीज़ों का इज्तनाब करना है। फ़िश को अगर बग़ैर तले आप सालन के तौर पे खा लें, ज़्यादा बेहतर है। हाँ, यानी तले बगैर आपने खाना? जी जी। और फ़िश आप को उसका सालन बना क्योंकि सकते ट्रेंड हैं? है ज़्यादातर तल के ही खाते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि तली हुई ना हो, तो बग़ैर तले हुए सालन बना के या स्टीम करके आप खा सकते हैं। ठीक है जी। इस वक्त चूँकि मैंने आपको बताया था कि मुल्तान शहर में बारिशों का सिलसिला शदीद जारी है और एमडी वासा की जानिब से रेन इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो हमारे साथ जो है वो सलमान ज़मीर इस वक्त मौजूद हैं, जो हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान में मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि मौसम में तब्दीली ये आई है कि बारिश जो है वो होती हुई नज़र आ रही है और इसी के साथ साथ मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। मुल्तान की फ़िज़ा पर काली घटाएं जो हैं वो छा चुकी हैं और इसी के साथ साथ रेन एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और इंतज़ामिया की जानिब से ये भी देखा जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग के ख़दशे के पेश नज़र जो है वो वासा इंतज़ामिया को भी अलर्ट रहने की हिदायत जो हैं वो जारी की गई हैं। इंतज़ामिया की जानिब से यही कहा गया है कि तमाम जो डिस्पोजल स्टेशन हैं उनको भी हाई अलर्ट पर रखा जाए और जो जनरेटर्स हैं उनको भी स्टैंड बाय पर रखा जाए, ताकि अर्बन फ्लडिंग के ख़दशे से जो पानी लॉगिंग वाटर लॉगिंग होती है उससे भी बचा जा सके। इसी के साथ साथ एक और ख़तरा भी मंडला रहा है मुल्तान की फ़िज़ाओं पर, वो है सैलाब का। और एक नया जो सैलाबी रेला है 4,14,000 क्यूसिक का, वो भी अगले 12 घंटों में मुल्तान में दाखिल हो जाएगा। और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि हेड मोहम्मद वाला पर जो गेज है वाटर की, उसमें भी इजाफा देखने को मिला है और गुज़िश्ता रोज़ तक गेज जो थी वो 412.20 पॉइंट्स पर थी, मगर अब गेज में 40 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और वो इस वक्त 412.60 फुट पर पहुंच चुकी है। तो मुल्तान के इंतज़ामिया को दोहरे चैलेंजेस का सामना अब करना पड़ रहा है कि जहां पर बारिश हो रही है वहीं पर ही सैलाब के ख़तरे भी मंडला रहे हैं। जी ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर अपडेट से आगाह किया है। इस वक्त मुल्तान शहर जो है वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है। मुल्तान, बहावलपुर, बहावल नगर और इनके जो नशेबी इलाके हैं, आसपास के इलाके हैं, वो तमाम इस वक्त जो हैं वो क्रिटिकल हालत में है। जो अगले 72 घंटे बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी संगीन है और अगले 72 घंटे जो हैं वो क्रिटिकल साबित होने वाले हैं मुल्तान, बहावल नगर, बहावलपुर के इर्द गिर्द इलाकों में। इसी के साथ हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, बैक टू द टॉपिक, मुझे ये बताएं कि हमल के दौरान क्या तली हुई अशिया, जैसे अभी आपने मना किया था कि फ़िश जो है वो आप कोशिश करें फ्राइड ना खाएं, आप सालन में पकी हुई फ़िश जो है वो खा सकते हैं, तो क्या तमाम तली हुई अशिया जो है वो नहीं खानी चाहिए? देखिए, तली हुई अशिया जितनी टेस्टी होती हैं और मज़ेदार लगती हैं बिल्कुल, और क्रिस्पी टाइप के उनका एक आपको वो फीलिंग आती है, इसी तरह वो ज़ूद हज़म नहीं होती, ज़रा देर से हज़म होती हैं, क्योंकि डीप फ्राइड होती हैं और उनमें ऑयल या घी की मिकदार ज़्यादा होती है और फिर उनको हज़म होने में काफ़ी टाइम लगता है और वो वज़न और बोझ महसूस होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान मैंने बताया जैसे कि वोमिटिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चियों को, तो इसलिए तली हुई चीज़ों की एहतियात करें, परहेज़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, तली हुई चीज़ों से तो परहेज़ कर सकते हैं, तो मुझे बताएं आजकल चूँकि दौर ऐसा है कि सहूलियात मैसर है हमें, तो ये जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं हम बेशक घर में भी बना के, ये नहीं
ये बिल्कुल फ्रोज़न आइटम जो है नॉर्मल लोगों को भी इंतहाई मजबूरी अच्छा में। नहीं, अगर हम घर में जैसे कोफ्ते बना के रख लिए, घर में जैसे कबाब बना के रख लिए, कुछ नहीं खाने का दिल चाहा तो चलो वो खा लिए, अगर हम उसको एयर फ्रायर में एयर फ्राई करके खा लें तो वो कैसा है? देखिए एयर फ्रायर का अभी कुछ टाइम से कंसेप्ट आया है और ये नई टेक्नोलॉजी आई है, जी तो ये कदरे मैं समझता हूँ कि डीप फ्राइड से बेहतर है। बेहतर है हाँ, आप इसको क्योंकि इस पे एक हल्का सा स्प्रे किया जाता है जी, ऑयल का या घी का, वो भी ना होने के ना बराबर होने के कुछ बराबर है, ड्रॉप्स, तो उसमें भी ये एडवाइस है कि अगर आप देसी घी से कर लें तो वो या ज़्यादा मक्खन बेहतर वगैरह है। से तो वो बेहतर है। अच्छा, फिर हम उस सूरत में जो है वो घर का बना हुआ घर का बना खा हुआ आप सकते खा हैं, सकते हैं, बाहर का लेकिन तो हरगिज़ ना देखें खाएं। जो बहुत ज़्यादा से फ्रीज़र में टाइम हो गया है उसको आप यूज़ ना करें, क्योंकि फ्रीज़र में फ्रिज में अगर आपने गोश्त रखना है तो 72 घंटे तक आप रख सकते हैं। 72 घंटों से ज़्यादा आप गोश्त को फ्रिज में ना रखें, फ्रेश खाएं। फ्रेश खाएं। और अगर आपको वो इस तरह के मसाइल हैं कि जॉब है, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, तो फिर कोशिश करें कि ज़्यादा दिनों का वो ना हो पुराना, आप एक हफ्ते के या 5-6 दिन तक का बना बनाएं, के रख लें। फिर उसके बाद फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि अभी आपने देसी घी और मक्खन का जिक्र किया, तो क्या ऑलिव ऑयल खा सकते हैं? ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो कुकिंग के लिए है, ठीक है, वो आप कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं और ठीक बिल्कुल है। करें इसको। अच्छा, कुछ होता है। खवातीन जो होती हैं वो मेरी तरह चाय की बड़ी शौकीन होती हैं, कुछ हाँ। जो होती हैं वो कॉफ़ी की बड़ी शौकीन होती हैं, तो उन खवातीन के बारे में बताइएगा, अगर वो हामला खवातीन जो हैं वो चाय और कॉफ़ी की मिकदार वो बिल्कुल कितनी ले परहेज सकती हैं? करें, परहेज करें, वो दिन में एक दफ़ा चाय ले लें, बिल्कुल ठीक है। परहेज करें, कॉफ़ी की तरफ अभी ना जाए, वो चाय को कॉफ़ी एक बिल्कुल ना हाँ, पिए, हाँ, चाय एक आधी दफ़ा ले हाँ जी सकते ले हैं। लें। और इसमें ना थोड़ा सा आपने ये ख्याल रखना है कि आपका HB लेवल मेंटेन रहे, ठीक है, क्योंकि जब बच्चे की पैदाइश शुरू होती है, अंदर बनना शुरू होता है, तो पहले चंद हफ्तों में जो ख़वातीन वीक होती हैं उनकी हीमोग्लोबिन कम हो जाती कम है, हो जाता है। खून में जो सुरख ज़र्रात होते हैं खून के वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ख़वातीन के लिए जो है ये एडवाइस है कि वो अपने HB लेवल को चेक करवाएं और खून की मिकदार को बेहतर रखने के लिए जो मेडिसिन एडवाइस की जाती है वो ज़रूर है। हमारी होम्योपैथिक में एक जर्मन की मेडिसिन आती है बायोफंजन के नाम से, एक सिरप है, तो वो बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी में यूज़ करने के लिए। उससे एक तो ख़वातीन में कमज़ोरी वाक़या नहीं होती, दूसरा बच्चे की पैदाइश में आसानी होती है, और उसके जो ख़वातीन यूज़ करती हैं उनको ज़्यादातर को नॉर्मल बेबी जो हो डिलीवर हो जाता है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि खुश्क मेवाजात कितने खाए जा सकते हैं? देखिए खुश्क मेवाजात जो नट्स हैं ये आप ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक लिमिट के अंदर रह के आप खा मतलब एक अगर प्रेग्नेंट खातून है तो वो ड्राई फ्रूट्स कितने खा सकती हैं? देखिए अगर मौसम पे डिपेंड करता है, अगर मौसम जैसे आजकल का मौसम है, आजकल के मौसम में तो ऐसी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। लेकिन आप काजू और बादाम वगैरह खा सकते हैं। अखरोट का थोड़ा सा अभी टाइम है, जैसे सर्दियाँ शुरू, क्योंकि आप देखें 1 से 2 अखरोट अगर आप खा लें तो आपकी ज़ुबान के ऊपर छाले निकल आते, छाले बन जाते, इतना गर्म होता है वो। तो इसलिए अभी मौसम थोड़ा ठंडा आ जाए फिर आप अखरोट वगैरह भी खाएं, मूंगफली भी खाएं और पिस्ता वगैरह ये भी खा सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, कुछ ख़वातीन होती हैं जिनको क्रेविंग होती है, कुछ को खट्टे की होती है, कुछ को मीठे की होती है, तो मीठा जिनको मीठे की क्रेविंग होती है ना, मैंने खुद देखा है, वो तो ऐसे मीठा खाती हैं ख़वातीन कि वो बस कहती हैं कि सुबह दोपहर शाम हर वक्त हमने मीठा खाना है। तो उनके लिए कोई नुकसानदेह तो नहीं है ये मीठा? नहीं, ऐसा है कि मैं बता देता हूँ, बच्चे के लिए और उनके लिए नुकसानदेह है मीठा। अच्छा। क्योंकि अक्सर आप देखें कि हॉस्पिटल्स में विज़िट करें कभी तो आपको पता चलेगा कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, पैदा होते ही उनको फिर वो दूसरी दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि शुगर लेवल नॉर्मल किया जाए उनका। वो इसीलिए होता है कि माँ को मीठा खाने का शौक होता है। तो ऐसे में परहेज़ ज़रूर करें मीठा को अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, वज़न को बढ़ाता है, लीवर को ख़राब करता है, आपके स्टमक को ख़राब करता है और बाकी बॉडी को नुकसानदेह है। मीठे की ख़ास मिकदार आप ज़रूर लें, लेकिन ज़्यादा मीठा
आप इस्तेमाल ना करें। और जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं नमक तो आप देखें कि अगर आप नमक के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो फिर ब्लड प्रेशर को सामने रखें कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होने के खदशात बहुत ज़्यादा है। और जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है कि वालिदैन में ब्लड प्रेशर है तो वो तो उनको बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए कि नॉर्मल मिकदार में नमक लें, एक्स्ट्रा नमक ना लें और नॉर्मल से भी कम लें। तो इसलिए ये एहतियात करें, क्योंकि ख़वातीन का मैंने देखा है बहुत से बच्चे ज़ाया हो जाते हैं इसी ब्लड प्रेशर की वजह से, और आखिरी महीनों में जाकर मसाइल शुरू हो जाते हैं ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से, और फिर डॉक्टर भी परेशान होते हैं और लाहिकीन भी परेशान होते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैनेज होता है जिन ख़वातीन का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसमें फिर बच्चे के साथ कॉम्प्लिकेशन पैदा होना शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, फल खाने का कौन सा एक वक्त है, यानी दिन में किन टाइम्स में आप रेकमेंड करते हैं कि फल अगर हामला ख़वातीन ने खाने तो वो इन औकात में खा सकते हैं? दिन में आप खा सकते हैं, रात में इज्तनाब करें फल खाने से। हाँ, तो रात में क्यों इज्तनाब? रात इसलिए कि क्योंकि कुछ फल ऐसे हैं कि वो आपको परेशान कर सकते हैं हाजमे के लिए। जैसे सेब है, सेब के लिए हुक्म है कि आप दिन में खाएं, रात को मत खाएं। और अगर छिलके समेत सेब खाते हैं वो ज़्यादा बेस्ट है, उसमें फ़ाइबर आपको अच्छा मिलेगा, कब्ज़ से बचेंगे। और इसी तरह केले के लिए है कि केले आप खाएं, 2 खाएं, 1 ना खाएं, इसमें भी कोई हिकमत है। और अगर 2 से ज़्यादा खाने 2 से ज़्यादा भी खा लें। और इसी तरह आप देखें कि हर फल की अपनी अलग-अलग तासीर है। अगर मैंगो आप खाते हैं तो मैंगो एक तो उसकी तासीर गर्म है और दूसरा वो कब्ज़ को भी ठीक करता है और निज़ाम को बेहतर करता है। तो इसी तरह दूसरे जो फल है हम उनकी तासीर को सामने रखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ जो रिपोर्टर हैं हमारे वो मौजूद होंगे और आपको हम बताएंगे तमाम तर सूरत हाल जो जलालपुर पीरवाला में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उस हवाले से हम आगाह करेंगे। हमारे साथ हैं महमूद ज़हीर साहब, रिपोर्टर रोही टीवी जलालपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी महमूद, मुझे बताइएगा कि इस वक्त जलालपुर पीरवाला शहर को भी जो है वो खाली करवाने का हुक्म दे दिया गया है, पाक फौज को भी तलब कर लिया गया है, तो मुझे बताएं कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है इस वक्त, सैलाबी सूरत हाल के बारे में हमें आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम आपको आगाह करते हैं। हम आपको आगाह करने के लिए बहावलपुर से यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको कवरेज दिखा रहे हैं जलालपुर की। मेरे कैमरामैन शाह सकलैन अगर इस वक्त आपको दिखा रहे हो तो ये वो एरियाज़ हैं जो कि बिल्कुल दरिया में डूब चुके हैं। ये शहरी हदूद है, उमरपुर रोड, पुरानी चुंगी पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर इसकी ये पोजीशन है जो आप देख रहे हैं। दरिया का पानी लोगों के घरों तक पहुँच चुका है और उसके बाद अगर ये बंद जो छोटा सा, अगर मेरे कैमरामैन आपको एक दफ़ा फिर से दिखाएं तो ये अगर ब्रीच होता है अल्लाह ना करे तो ये दूसरी जानिब पे पूरा जलालपुर शहर है। यानी कि एक सड़क और एक छोटे से बंद का फासला है जिस पर पूरे का पूरा जलालपुर शहर ठहरा है। बाकी जो आपने बात कही वो दुरुस्त है कि रेस्क्यू के साथ साथ आर्मी अफसरान, आर्मी और इसके अलावा दीगर फोर्सेस पहुंच चुकी है। डीजी इरफान काटिया हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, वो भी इस वक्त जलालपुर के साथ के एरियाज़ में है। लेकिन इसके बावजूद हम जो ये बात है जो कि सब कार्रवाइयाँ की जाती है आवाम को बचाने के लिए, आवाम के इस हवाले से क्या नज़रियात है, आवाम इस बारे में क्या सोच रही है। पूरी रात खौफ में गुजारी है जलालपुर की आवाम ने कि ये बंद छोटा सा जो है जो शायद 4 फुट का है, ये अगर टूट गया तो पूरा शहर डूब जाएगा, क्या बनेगा। ये उन्हीं लोगों से पूछते हैं और इसके बावजूद बहुत सारी बस्तियाँ, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो डूब भी चुके हैं। वो क्या कौन कौन से इलाके डूबे लोगों से जानते हैं। जी बताइएगा ज़रा, एक मिनट जी बताइए कौन कौन से इलाके डूबे। ये इलाका लाड़ जनूबी, नाचके, भेट मुगल, अपना खान बिला, करमू वाली, दारियापुर गरबी, मुहाना सदीला, ही टाइम बहु पोजीशन खराब है। वस्ती कच्चा पक्का साढ़े घर हैं, तकरीबन 10-15 तो 20 घर ढाए गए ही टाइम, बाल बड़े परेशान है। ये तो सिर्फ आपकी बात है, प्लीज़ अब थोड़ा सा दूसरों को रास्ता दीजिएगा। आप बताइए कहाँ से हैं। अरे स्कूल गफाराबाद पहुंटिया वाला बच्चे जरन ही टाइम दरख्त दे उते खटड़ी बाते बच्चे को और जनानियों को दरख्त दे उते बिले बैठे हैं। कमरे वगैरह हर चीज़ा ढाए गए, दाने माल ढांडा हर चीज़ा लोड़ गए, तबाह थी गए। बाल साढ़े बचने चाहिए। कौन सा इलाका आपका? स्कूल गफाराबाद पहुंटिया वाला। जी आपका कौन सा इलाका? मेरा इलाका भाईजान ये मुहान
कादर ये हर्रा में, इधर हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, घर सब ढह गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, बच्चे उधर फंसे हुए हैं। अभी हमारी कोई बात नहीं सुनता, ना कोई रेस्क्यू वाला, ना कोई पुलिस वाला, कोई भी नहीं। उधर बच्चे हमारे परेशान हैं बहुत ज्यादा भाई। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, अगर आप लोग नाराज ना हो, जब आप लोगों को कहा गया इलाके खाली कर दो, आप लोगों ने खाली क्यों नहीं किया? नहीं, यहाँ किसी ने नहीं कहा। हम 73 वाले फ्लड में, 88 वाले फ्लड में हम बैठे रहे हैं, हमारे घर बार ऊंचे थे, ऐलानात तक किए गए। अब ये शहर के खाली करने का ऐलान, अब ये 4 किलोमीटर है सर जी, जलालपुर से आगे 4 किलोमीटर, वहाँ कोई रेस्क्यू नहीं है। अब और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों की एक ही बात होगी, ज़ाहिर सी बात है, उनका कहना है कि हमारे प्यारे डूबे में मुख्तलिफ बस्ती हैं जो 44 मुआवज़ात बताए जा रहे हैं जलालपुर के इस वक्त जो पानी से शदीद मुतासिर है। तकरीबन 114 टोटल मुआवज़ात हैं जलालपुर के, अगर उसमें 44 मुतासिर हो चुके हैं तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है जो पाकिस्तानी कौम की नेचर सामने देखने को आई, जो बहुत अफसोसनाक है कि जिस जगह पे भी जहाँ सैलाब है वहाँ पर लोगों ने कहा है कि अभी बड़ी देर है, पिछले सैलाब में हमारे घर महफूज रहे, इस सैलाब में भी महफूज रहेंगे। महमूद, मुझे बताइएगा कि इस वक्त लोग जो हैं वो क्यों नहीं निकल रहे और रेस्क्यू के यहाँ पर क्या हालात हैं? जैसे कि अभी लोग कह रहे थे कि वहाँ पर रेस्क्यू के हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं, तो मुझे बताइएगा कि रेस्क्यू की टीम्स यहाँ पर कितनी मौजूद हैं, और ये जो बंद आप दिखा रहे थे अभी, तो मुझे ये भी बताइएगा इस हवाले से कि ये बंद टूटने का कितना खदशा जाहिर किया जा रहा है? जी, बंद टूटने का खदशा तो ये है कि ये रात को 2 से 3 मरतबा लोगों ने हमें बताया ब्रीच हो गया है। फिर से दोबारा से इमदादी कार्रवाइयाँ की गई हैं अपनी मदद आप के तहत, फिर दोबारा से इसको मेंटेन किया गया है। पानी की यहाँ पे भी सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती जा रही है। इसके हवाले से ज़रूर कोई ना कोई सरकारी इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेज, दूसरे लोग इसको मुआम देख रहे होंगे कि ये ब्रीच ना हो, लाजमी बात है। यहाँ पर डॉल्फिन फोर्स, वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर अमले भी मौजूद हैं। लेकिन जो पहला सवाल आपका है कि रेस्क्यू किस हद तक काम कर रही है, रेस्क्यू नो डाउट हर जगह पर बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन रेस्क्यू कितना काम करे? जब लोगों ने यही सोच लिया हो कि जब हम नागहानी या संगीन हालात होंगे उस वक्त घरों को छोड़ेंगे, तो फिर तो रेस्क्यू भी थोड़ी पड़ जाएगी। बहुत लोग, कितने लोग हैं, कितनी बस्तियाँ हैं, उनको सबको रेस्क्यू और सिर्फ अकेला इदारा कैसे पूरा कर सकता है? सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर इदारे कैसे पूरा कर सकते हैं? इसमें आवाम को बहुत हद तक अभी भी मेन किरदार आवाम का है। फौरी तौर पर अपने घरों को छोड़ना होगा, अपने जानवरों के बगैर, अपने माल मवेशी, अपने माल के बगैर छोड़ना होगा। लोग चाह रहे हैं कि हमारा माल मवेशी जो जानवर है वो हमारे साथ जाए, जो हमारा गंदम है वो हमारे साथ जाए। हमने अभी मुतअद्दिद ऐसे मनाज़र देखे हैं जिसमें लोगों ने गंदम अभी भी अपने सर पे उठाई हुई और वो आ रहे हैं, उन्होंने अभी भी जानवरों को साथ लिया और वो आ रहे हैं। इस वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी अपनी जान है। अभी लोग अगर हमारे सामने ये बता रहे हैं कि दरख्तों पे हमने बच्चों को बिठाया हुआ, तो ये पोजीशन क्यों आई है, इस पोजीशन को भी समझना चाहिए। लेकिन हम लोगों के साथ हैं, इनको भी रेस्क्यू होना चाहिए। अभी भी जैसी मर्जी हालात हो गए, इनको रेस्क्यू होना चाहिए। इनको रेस्क्यू करने के हवाले से अगर ज़िले इंतज़ामिया और इसके अलावा बड़े जो फोर्सेज, सिक्योरिटी इदारे हैं या रेस्क्यू है, उन तमाम को फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लेना चाहिए हमारे ज़रिए, जो हम लोगों के ज़रिए लोगों की तवज्जो से ये बात उन तक पहुँच रही है, और फौरी तौर पर इन इलाकों को वेकेट करवाना चाहिए। ठीक है महमूद, बहुत शुक्रिया। आप बहावलपुर से जलालपुर तशरीफ़ लेके गए और आपने हमें लाइव मनाजर जो हैं वो भी दिखाए। अच्छा जी, इस वक्त सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक बात उनकी ठीक है कि इस वक्त बहुत हद तक ज़रूरत ये है कि अगर आप लोगों को हुकूमत की तरफ से कोई भी इत्तला की जाती है, कोई भी ऐलान किया जाता है कि जी आप फ़लाँ इलाका जो है वो ख़ाली कर दें, तो आप खुदारा उस इलाके को ख़ाली करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर जो पीछे सूरत हाल होती है वो ऑलरेडी इतनी संगीन होती है कि आप तक जो ऐलानात किए जाते हैं वो बहुत जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में किए जाते हैं कि आप अपने घरों को छोड़ें। इस वक्त जैसे कि ज़हीर साहब ने कहा कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो इतनी नासाज हो चुकी है कि इस वक्त हुकूमती इदारों की कोशिश है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जान बचाएं ना कि माल। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस मुल्क में जो है वो गुर्बत इतनी आम हो और 60% से जो लोग हैं वो ज़ायद पॉवर्टी लाइन से नीचे हों, तो उस मुल्क की आवाम की यही कोशिश होगी कि हम अपनी जान के साथ साथ माल भी बचा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक क्रिटिकल है पूरे मुल्क की, तो इस दौरान अगर हम बात करें तो उन कैंप्स में हामला ख़वातीन भी मौजूद हैं, जो सैलाब मुतासरा जो लोग हैं वो मुहाफ़िज़ जो हैं उनके, जिन्होंने हिफाजती मकामात पर उन्हें मुंतकिल किया, तो उन कैंप्स में हामला ख़वातीन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किन एहतियाती तदाबीर का सामना करना चाहिए? ये कैंप लगे हुए सैलाब ज़दगान के लिए, वहाँ पे मेडिकल कैंप भी मौजूद है और उसमें फ़ीमेल डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, ठीक है, और वो निगहदाश्त कर रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं। लेकिन ऐसे में वबाई अमराज के फूटने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं, क्योंकि जहाँ पे गैदरिंग शुरू हो जाए
और लोगों को हालात ऐसे हों जैसे कि सैलाब में बन जाते हैं, सफाई का फुकदान हो जाता है, मच्छर मक्खी का इंतहा ज़्यादा हो जाना, और दूसरे हशरात और अर्ज़ जो ज़मीन के कीड़े मकोड़े ये, क्योंकि पानी जब आता है तो ये भी निकल के कोई सेफ़ जगह ढूंढते हैं। तो फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे कैंप लगे होते हैं वहाँ पे वबाई अमराज के पैदा होने का ख़दशा ज़्यादा हो जाता है। एक तो हामला ख़वातीन को कोशिश करें कि उन तमाम वबाई अमराज से महफूज रखा जाए, उनकी खुराक का और मेडिसिन का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए, और आराम का, क्योंकि इस किस्म की अफरा तफरी में लोग वज़न भी उठाते हैं और ज़्यादा देर चलना भी पड़ता है, फिर और इमोशनल स्ट्रेस भी बढ़ा लेते हैं। और देखिए ये एक तो जो ख़ातून प्रेगनेंसी में होती है वो वैसे ही स्ट्रेस और डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाने के उनके इम्कानात होते हैं। तो एक तो बहुत सारे अवामिल हैं जिनको सामने रख के हमें उसको मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ख़ास तौर पे एहतियात करें, हामला ख़वातीन को थोड़ा रिलैक्स टाइम दें और उनको इजी रखें बाकी लोगों की निस्बत। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने लोगों को आगाह किया इन तमाम चीज़ों से। इस वक्त ज़रूरत यह है कि आप खुदारा अपनी जान को बचाएं, माल को छोड़ें, और जिन लोगों को जहां पर हिफाजती मकामात पर पहुंचाया जा रहा है वो वहां पर रहें। इसी के साथ साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। मुलाकात होगी कल आपसे, बशर्ते ज़िंदगी। ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।